हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का भारी डिमांड था कि पॉलिटिकल साइंस कब पढ़ाएंगे, और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 3 फरवरी को है। सर हमारा कुछ समझ में नहीं आता है पॉलिटिकल साइंस में। तो बच्चा जी, जब समस्या हो तो समस्या का समाधान का नाम ही है सनी सर, ठीक है। तो आज आपके समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का इससे पहले वाले क्लास में हम 30 क्वेश्चन करवाए थे, सभी को क्लास में ही याद हो गया था, ठीक है। और आज के क्लास में जो है 50 क्वेश्चन करवाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 80 क्वेश्चन। इन 80 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न जो 15 को पूछे जाते हैं वो आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास में ही इसको क्यों ना याद कर लिया जाए, रटने का क्यों झंझट लेंगे, और क्लास में ही हम आपको बता देंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बच्चा जी। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण जो है बताना है आपको, कि भारत की दलीय व्यवस्था के 4 लक्षण जो है, लक्षण को ऐसे भी कह सकता है कि भारत के दलीय व्यवस्था के 4 गो विशेषता बताइए। तब भारत के दलीय व्यवस्था की पहली विशेषता कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, मतलब भारत में कई सारी पार्टियां जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। तो भारत की पहली विशेषता कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दल होते हैं। भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल दोनों होते हैं। तीसरा बताइएगा कि भारत में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था होती है। और तीसरा, यहां गठबंधन की भी राजनीति की जाती है। अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? भारत की दलीय व्यवस्था के 4 गो विशेषता। पहला बताइएगा, भारत, लिखिएगा आंसर कैसे, तो लिखिएगा कि भारत की दलीय व्यवस्था की निम्नलिखित 4 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। दूसरा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। तीसरा कि भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां होती है, पार्टियां मीन्स दल। और चौथा कि भारत में गठबंधन की राजनीति होती है। ठीक है, ये 4 लिख देंगे। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है कि गठबंधन सरकार की 4 विशेषता बताइए। गठबंधन सरकार मतलब भारत में गठबंधन सरकार है, एनडीए के सरकार है, बिहार में भी गठबंधन के सरकार है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, ये सब मिलकर सरकार चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो इसी को जब 3-4 गो पार्टी आपस में मिल करके जो है चुनाव लड़ती है और जीत करके सरकार चलाती है, तो उसी को गठबंधन सरकार कहते हैं। बात समझ गए? अब गठबंधन सरकार के परिभाषा नहीं पूछा है, परिभाषा पूछता तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिल करके चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद सरकार का गठन करती है, तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। लेकिन पूछा है कि गठबंधन सरकार की 4 गो विशेषता बताइए। कहा बताएंगे विशेषता? लिखेंगे कि गठबंधन सरकार की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता बताएंगे कि ये 1 से अधिक दलों द्वारा सरकार बनाया जाता है। गठबंधन सरकार की पहली विशेषता कि ये 1 से अधिक दल मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। दूसरी विशेषता बताएंगे कि इसमें जो है साझा कार्यक्रम होता है। साझा कार्यक्रम मतलब भी कि कहीं भी कोई कार्यक्रम होगा तो सभी पार्टियां जो है उसमें भाग लेगी। पहला विशेषता क्या बताए थे कि इसमें जो है गठबंधन की सरकार की विशेषता क्या होती है कि इसमें 1 से अधिक पार्टियां जो है मिलकर के सरकार बनाती है। दूसरा हमने बताया कि साझा कार्यक्रम होता है। तीसरा हमने बताया कि जब कोई सरकार से निर्णय लिया जाता है, मतलब सरकार में कोई निर्णय लिया जाता है, कोई योजना बनाया जाता है, तो उसमें सभी पार्टियों की साझेदारी होनी चाहिए। और चौथा कि आपको जो है, चौथा विशेषता कि सरकार का अपेक्षाकृत कम जो है अस्थायित्व हो जाता है। मतलब सरकार जो है अस्थायित्व सरकार कहलाती है गठबंधन में। अस्थायित्व मतलब सरकार कभी भी गिर सकती है। अब एगो पार्टी नाराज हो गया, मान के चलिए बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, तो सरकार गिर जाती है कि नहीं गिर जाती है? तब ये सब गठबंधन सरकार वाली जो है अस्थायित्व सरकार होती है। अस्थायित्व, अस्थायित्व नहीं, अस्थायित्व। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि गठबंधन सरकार की 4 गो विशेषता क्या है।
पहला विशेषता बताइएगा कि इसमें एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। दूसरा कि इनमें कार्यक्रम में जो है लोगों की, सभी दलों की साझेदारी होती है। तीसरा बताइएगा कि जो भी सरकार के लिए निर्णय बनता है उसमें सभी लोगों का साझेदारी होता है। और चौथा बताइएगा, क्या बताइएगा कि ये सरकार जो है क्या होती है, अस्थायित्व होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बाबू। क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं। देखिए आर्थिक न्याय से इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे दीजिएगा, जैसे ही कोई कहेगा कि क्या समझते हैं तो आप आंसर लिखिएगा कि आर्थिक न्याय से हम यह समझते हैं कि जब समाज के सभी धर्मों के लोगों, सभी जातियों के लोगों और सभी भाषा के लोगों में सरकार समान रूप से संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा करती है, वही आर्थिक न्याय कहलाता है। बात समझे कि नहीं समझे। आर्थिक न्याय मतलब सरकार अगर संसाधन और संपत्ति बांटेगी तो गरीब अमीर कुछो नहीं देखेगी, ना ही कोई धर्म विशेष को, सबको समान रूप से बांटेगी, तो वही आर्थिक न्याय है। अब इसको आप लिख सकते हैं कि आर्थिक न्याय से हम यह समझते हैं कि सरकार द्वारा संपत्ति या संसाधन का बंटवारा किसी जाति, पात, भाषा, गरीब अमीर ना देख करके सभी में समान रूप से बांटा जाता है, तो उसी को आर्थिक न्याय कहते हैं। बात समझ गए। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन है सहयोगी संघवाद क्या होता है। सहयोगी संघवाद समझिए, जब कोई काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके करता है तो उसे सहयोगी संघवाद कहते हैं। ठीक है, सहयोगी संघवाद व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपसी सहयोग से और समन्वयन से जो है काम करती है। बात समझ गए। सहयोगी संघवाद क्या है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कोई कार्य करती है, साझेदारी करके कोई कार्य करती है, तो वही कहलाता है सहयोगी संघवाद। बात समझे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है बाबू कि बताइए परमाणु अप्रसार संधि क्या है। 2023 में क्वेश्चन सेम पूछ ले था लेकिन लइकन गड़बड़ा गया था। जानते हैं क्या पूछा था, एटीपी क्या है समझाइए। लेकिन गड़बड़ा गया कि आखिर एटीपी है का। अरे ए से एटम मतलब परमाणु, मतलब इसका शॉर्ट नेम है एटीपी। तो अगर आपसे पूछेगा एटीपी क्या है तो समझिएगा कि आपसे पूछा है परमाणु अप्रसार संधि ही। ठीक है, आइए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि का है। परमाणु अप्रसार संधि जो है अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अभी अंतरराष्ट्रीय समझौता क्या होता है, तो जब एक देश कोनो दूसर देश के साथ समझौता करता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय समझौता बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणु अप्रसार संधि जो है एक अंतरराष्ट्रीय जो है समझौता है जिसमें कहा जाता है कि तुम परमाणु का उपयोग नहीं करोगे और ना ही हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे। ना ही तुम परमाणु बम का उपयोग करोगे, ना ही हम परमाणु बम का उपयोग करेंगे, और देश में शांति बनाकर हम लोग रखेंगे। ठीक है, यही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर तुम किया तो हम भी करेंगे अटैक। ठीक है, तो ये देखिए परमाणु अप्रसार संधि क्या है, समझ गए कि परमाणु अप्रसार संधि जो है एक अंतरराष्ट्रीय समझौता होता है जिसमें दो से कई सारे देश आपस में मिल करके बातचीत करते हैं कि परमाणु का हम लोग उपयोग कम करेंगे। मतलब जब माथा पर से ऊपर पानी चल जाए तब हम लोग उपयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं कि परमाणु से संबंधित हथियार का उपयोग हम लोग कम करेंगे, विश्व में शांति बनाकर रखेंगे, हथियार उपयोग हम लोग बहुत कम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ई नहीं कि कोई देश जो है कोई देश पे खिसियाया तो डायरेक्ट परमाणु बम निकाला ओकरा पे मार दिया, तो ये परमाणु अप्रसार संधि नहीं होगा। परमाणु अप्रसार संधि उस संधि को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक देश आपस में मिलकर के समझौता करते हैं कि हम लोग परमाणु बम का, परमाणु हथियार का उपयोग बहुत कम करेंगे। कब जो है उपयोग करेंगे, जब सबसे ज्यादा पानी हो जाए। ठीक है, और सभी देशों में शांति बनाकर रखेंगे। चलिए, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं। देखिए क्षेत्रीय संगठन, कभी आप सुने हैं कि आरजेडी जो लालू यादव के पार्टी है वो बंगाल करे, तमिलनाडु में जाके चुनाव लड़ले होखे, चाहे केरल में जाके चुनाव लड़ले होखे,
चाहे नीतीश कुमार के पार्टी जो है केरल में, तमिलनाडु में, चाहे और कहीं पे जाके चुनाव लड़ा होके? नहीं लड़ा होगा। काहे नहीं लड़ा होगा? क्योंकि ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी एक विशेष भाषा धर्म का, एक विशेष भाषा और क्षेत्र का होता है, जो अपने क्षेत्र भर में ही चुनाव लड़ता है, उससे बाहर उसको अधिकार ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे अगर कोई कहे कि क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्षेत्रीय संगठन वे संगठन होते हैं जिनमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के देश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संगठन का आर्थिक विकास करना, क्षेत्रीय सहयोग करना और सुरक्षा और संस्कृति संबंधी को जो है मजबूत करना होता है। बात समझें? तो क्षेत्रीय एगो पार्टी होता है, क्षेत्रीय एगो दल होता है, एगो होता है क्षेत्रीय संगठन। तो क्षेत्रीय संगठन जो है सार्क हो गया, आसियान हो गया, ये भी सब जो है क्षेत्रीय संगठन है। अब आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा कि क्षेत्रीय पार्टी क्या है या क्षेत्रीय दल क्या है, तो आप बोलेंगे वैसे दल या पार्टी जो एक विशेष क्षेत्र में ही चुनाव लड़ते हैं उसे क्षेत्रीय पार्टी या दल कहते हैं। लेकिन पूछा कि क्षेत्रीय संगठन क्या है, तो क्षेत्रीय संगठन वैसे संगठनों को कहा जाता है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय सहायता करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं और शांति बना करके रखते हैं, उसे कहते हैं। एग्जाम्पल में दीजिएगा सार्क, SAARC, और उसके बाद जो है एक और है आसियान। ठीक है, जिसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एशियन भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता जानते हैं क्या है? अपने जाति को जो है, अपने धर्म को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे के धर्म को जो है का नीचा दिखाना, यही है सांप्रदायिकता। इससे नुकसान का होता है कि राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाता है, लोग एक दूसरे से जो है दुश्मनी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा नुकसान है। आपसे क्वेश्चन ही पूछा है कि सांप्रदायिकता क्या है, तो सांप्रदायिकता एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो धर्म के आधार पे समाज को बांट देता है। इसमें जो है लोग अपने धर्म को अच्छा कहते हैं और दूसरे के धर्म को जो है बड़ा मतलब बुराई करते हैं, तो ये है सांप्रदायिकता। बात समझ गए? सांप्रदायिकता जो है एक प्रवृत्ति है जो धर्म के आधार पे समाज को बांटता है, अपने धर्म को अच्छा कहना, दूसरे के धर्म को बेकार कहना, जो समाज के लिए खतरनाक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि सुशासन से क्या अभिप्राय है। कभी आप न्यूज वगैरह देखे हैं, नीतीश कुमार जब भी भाषण देंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे बिहार में सुशासन के सरकार है। अभी सुशासन होता कहाँ है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा कि सुशासन से क्या अभिप्राय है। सुशासन का मतलब होता है राज्य में या देश में शासन की अच्छी व्यवस्था होना, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था होना, और साथ ही साथ समाज में जो है प्रशासन और शासन का जो है वर्चस्व ना होकर भागीदारी होना। अब कहेंगे सर इतना हिंदी हमारा समझ में नहीं आता है, एक एग्जांपल से समझिए। सुशासन का मतलब है कि आपके समाज में जो है किसी भी प्रकार के जो है बुरी चीजें नहीं हो रही है, और ना ही जो है आपके समाज में सरकार जो है दबाव बना करके किसी को मार रही है, पीट रही है, और ना ही जो है गुंडागर्दी हो रहा है, तो आपके यहाँ सुशासन है। आज जिसके यहाँ डेली गुंडागर्दी, डेली दारू बिक रहा है, डेली जो है मारपीट हो रहा है, तो वहाँ सुशासन नहीं है। बात सिंपल भाषा में समझ गए? तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सुशासन से क्या अभिप्राय है। सुशासन का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहां पे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जिसमें पारदर्शिता हो, उत्तरदायित्व हो, कानून का शासन हो, तो वैसी व्यवस्था को ही हमनी के सुशासन कहते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, किसी को पता है? राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं, कौन बता सकता है? बच्चा जी जैसे ही ये क्वेश्चन आपसे कहे तो आप पूछिएगा कि राष्ट्र निर्माण से जो है हम, मतलब आप बताइएगा कि राष्ट्र निर्माण से हम यह समझते हैं कि एक देश में
राजनीतिक स्थिरता हो। राजनीतिक स्थिरता मतलब अगर 5 साल ला कोई सरकार बन रहा है तो 5 साल तक रहे, ये नहीं कि 2 साल में गिर जाए। तब राष्ट्रीय एकता कैसे होगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। उसके बाद आर्थिक विकास हो, मतलब देश का जो है धीरे धीरे विकास होते रहना चाहिए, वही है राष्ट्रीय निर्माण। ठीक है, राष्ट्र निर्माण का मतलब है किसी भी देश की राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, आर्थिक विकास होनी चाहिए, सामाजिक एकता होनी चाहिए और राष्ट्र में राष्ट्र पहचान को जो है मजबूत करना चाहिए। यही है राष्ट्र निर्माण। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो अपने देश को धीरे धीरे आगे बढ़ाना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य बताएं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो है पहला उद्देश्य है सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, और दूसरा है 9 स्वतंत्र देशों की स्वतंत्र विदेश नीति को सुरक्षित रखना। गुट निरपेक्ष के जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य है। पहला, सैन्य गुटों से दूरी बना के रखना। ये सैन्य गुट का होता है तो 2-3 गो देश मिल करके जो है सैनिकों का संगठन बनाते हैं कि कोई भी देश हमरा पे अटैक करेगा तो ये तीनों देश के सैनिक जो है मिल के ओकरा पे अटैक करेगा। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि सैन्य गुटों से पहले आपको दूरी बना के रखना है। आज जो देश जो है स्वतंत्र हैं उन देशों की जो है सुरक्षा भी करना जो है आपका ही दायित्व है। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है। मतलब गुट निरपेक्ष समझिए कि एगो संगठन है। जैसे गांव में जो है कैसे गांव में जो है 4-5 लोगों का एगो संगठन होता है जो क्या करता है तो लोग के जो है गरीबी कैसे दूर करना है, लोगों का जो है सहायता कैसे करना है। तो वैसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन एगो संगठन है जो क्या करती है कि सैन्य संगठनों से जो है लोगों को दूरी बना के रखने के लिए कहती है। और दूसरा है कि बोलती है वो कि जितने भी देश जो है इससे जुड़े हुए हैं उसकी जो है सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि भाषा नीति क्या है। भाषा नीति सिंपल सी भाषा है। भाषा नीति सिंपल सी भाषा मतलब है कि भाषा नीति से आश्रय उस सरकारी नीति से है जिसके अंतर्गत देश में भाषाओं के प्रयोग, संरक्षण और विकास से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। भाषा नीति समझिएगा कि भाषा नीति, भाषा और नीति, नीति मीन्स नियम। तब भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, भाषा का सही से प्रयोग करने के लिए, भाषा का धीरे धीरे विकास करने के लिए जो नियम बनाया गया है उसी को भाषा नीति कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में भाषा नीति है। भाषा नीति के अंतर्गत जो है भारत के जो है संविधान में जो है लगभग 22 भाषाओं को जो है भाई सूचित किया गया है कि ये 22 भाषा जो है भारत में आप बोल सकते हैं, इसका आप विकास कर सकते हैं, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब भाषा नीति क्या है? तब भाषाओं को सुरक्षित रखना, भाषाओं का प्रयोग करना, भाषाओं का उपयोग करना, भाषाओं का विकास करना ही भाषा नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं? देखिए, संघ सूची क्या होता है? संघ सूची उस सूची को कहते हैं जिस पर अधिकार केंद्र सरकार का होता है, और राज्य सूची उस सूची को कहते हैं जिस पे अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है, जैसे कोई कोई काम होता है जिस पे केंद्र सरकार ही कर सकता है, राज्य सरकार नहीं। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल वाला रोड बनावेला जो है केंद्र सरकार ही करता है। आप जो है सुने होंगे कि रेलवे का जो है अगर उद्घाटन होके तो कहियो कोई मुख्यमंत्री उद्घाटन नहीं कैले होगा, हमेशा प्रधानमंत्री या रेल मंत्री ही किए होंगे। मतलब रेलवे जो है संघ सूची में आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं संघ सूची क्या है? तो संघ सूची वैसे सूची को कहते हैं जिसमें आने वाली सभी योजनाओं
या सभी व्यवस्थाओं पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। और राज्य सूची वैसी सूची जिस सूची में आने वाले सभी योजनाओं और वस्तुओं पे जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है, उसे राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, ये जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है वर्णित है, आपको भी पता होना चाहिए। नागरिकता से आप क्या समझते हैं, किसी को पता है जी? नागरिकता से हम यह समझते हैं कि कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति को जो है उसका मौलिक अधिकार उसे प्राप्त हो तो समझिएगा कि उसे नागरिकता है। मौलिक अधिकार कितने हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। पहले 7 गो था लेकिन एगो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो अब आपसे हम ये पूछते हैं कि नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता से मतलब है कि आपको देश में रहने के लिए सरकार इजाजत दे देती है कि आप देश में रह सकते हैं, आप आतंकवादी नहीं हैं। ठीक है, तो नागरिकता का अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति का जो है, किसी भी राज्य या राष्ट्र का जो है वैध जो है सदस्य होना चाहिए। और नागरिकता उसी व्यक्ति को समझिए कि प्राप्त है जिसको मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार मतलब स्वतंत्र रूप से कुछ बोल सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, तो उसके पास मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हम यह समझते हैं कि न्यायपालिका किसी के पक्ष में ना ही बात करती है, ना ही किसी के विपक्ष में बात करती है, हमेशा ठोस गवाहों और सबूतों के आधार पे जो है अपना निर्णय सुनाती है। तो यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं लेती है। ठीक है, यही है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही सब। अब राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? देखिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए, एगो होता है लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा, एगो विधानसभा भी होता है जिसमें विधायक चुन के जाते हैं। लेकिन लोकसभा अस्थाई नहीं है, राज्यसभा अस्थाई है। तो लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता जो है 5 साल पे जो है अपने सांसद लोगों का चुनाव करती है और लोकसभा में भेजती है। तो नया पुराना जो है बनते रहता है सब। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि लोग मतलब जनता से चुन के नहीं जाते हैं, वो जो है लोगों के बनाए गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुन के जाते हैं। जैसे आपने विधायक को बनाया, आपने सांसद को बनाया, वही लोग जो है राज्यसभा में लोगों को भेजेंगे। और राज्यसभा के जो है कार्यकाल जो है वो 6 साल के होता है और हर 1-2 साल पे जो है उसमें से कोई व्यक्ति रिटायर होते हैं और उनके जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति जो है राज्यसभा में चला जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में सुन रहे होंगे अभी के न्यूज वगैरह में कि पवन सिंह जो है राज्यसभा में जाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आएंगे आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगेंगे? नहीं, उनको डायरेक्ट जो है सरकार भेजेगी अपने कोटा से। ठीक है, तो यहां पे जो है हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पे बदलते रहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन है कि संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है? संविधान के दर्शन का क्या अर्थ है, कोई बताएगा? तो संविधान के दर्शन का अर्थ है कि उन मूल विचारों और मूल्यों को दर्शाता है जिन पर संविधान आधारित है। इसमें न्यायालय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। देखिए, संविधान का दर्शन कहने का मतलब है कि संविधान में वर्णित सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना। जैसे संविधान में वर्णित है कि यहाँ पे लोग स्वतंत्र हैं, यहाँ पे लोगों में समानता है, यहाँ के लोगों में जो है बंधुत्व मतलब भाईचारा है, और यहाँ के लोग जो हैं आदर्शवादी हैं। ठीक है, तो ये संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन मतलब संविधान के बारे में जानना कि संविधान में क्या क्या है। तो संविधान में स्वतंत्रता है, समानता है, भाई बंधुत्व है, आदर्श है, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? देखिए, हमने पीछे पढ़ा था आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में हम आपको क्या समझाए थे कि आर्थिक न्याय मतलब सरकार कोई भी साधन या संपत्ति बांटेगी
तो ना गरीब अमीर ना कोई जात पात देखेगी, सब में बांटेगी, तो वो आर्थिक न्याय है। ठीक है, तो वैसे ही अवसर की समानता क्या होता है, तो सरकार जब भी कोई अवसर निकालती है, जैसे जब भी कोई वैकेंसी निकालेगी नौकरी के लिए, तो कोई एक विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं, गरीब या अमीर के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी जाति धर्म भाषा के लोगों के लिए जब समान अवसर निकाला जाता है तो उसे ही अवसरों की समानता कहते हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं दो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार पहले 7 गो था, लेकिन अब एगो हट गया है जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, बचा के गो 6 गो। तो 6 गो में से कोई 2 गो का आपको व्याख्या कर देना है। पहले बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है निम्नलिखित 6 गो हैं, जिसमें से जो है 2 गो का हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। पहला बताइएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जो है कुछ चीज पे आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं, आपको अधिकार है। दूसरा है भाई समानता का अधिकार, मतलब जितना एक गरीब अमीर आदमी को सरकार फैसिलिटी देती है उतना सबको जो है मिलता है, ये समानता का अधिकार है। मतलब आपसे जो है कोई भी समानता छीन नहीं सकता है, आप कहीं। तो 2 गो आप बताइएगा कि मौलिक अधिकार में 2 गो विशेषता, 2 गो का जो है उल्लेख करना है। तो पहले स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, फिर सकते हैं। दूसरा समानता का अधिकार कि मौलिक अधिकार में है कि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सब आदमी सब कुछ कर सकता है, चाहे गांव के हो, शहर के हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। कभी आप सुने हैं कि राजनीतिक में जो है बाहुबली खड़ा होता है सब, जैसे कि आपने मोकामा का जो है अनंत सिंह का नाम जो है सुना होगा, अपराधी है और चुनाव जीत जाता है। अभी जो है दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के आप सुने होंगे, और भी कई सारे ऐसे विधायक का नाम आपने सुना होगा जो अपराधी है, अपराधी में चुनाव जीतता है, सब विधायक बनता है, सांसद बनता है। तो इसी से क्वेश्चन रिलेट करता है कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण से हम यह समझते हैं कि राजनीतिक में बढ़ते हुए अपराधियों का आना जाना, मतलब राजनीति में दिन प्रतिदिन जो है अपराधी लोग शामिल होते हैं, जिससे जो है राजनीतिक जो है अपराधीकरण की ओर जा रहा है, और वो चुनाव जीत भी जाते हैं, जिससे जो है राजनीतिक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इस पे बाहुबलियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण से हम यह समझते हैं कि राजनीति में जो है अपराधी लोगों का शामिल होना, जिसके कारण जो है राजनीति धीरे धीरे कमजोर हो रही है, लोगों का जो है अधिकार जो है छीना जा रहा है। आइए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है क्या होता है। मान के चलिए कि बिहार में आप हैं, आप बिहार में 6 महीना से कोई मुख्यमंत्री बनले नहीं है, मतलब बिहार में किसी का सरकारें नहीं बना। बात समझिए कि बिहार में है और बिहार में 6 महीना से किसी का सरकारें नहीं बना, तो भाई बिहार को चलाने के लिए किसी ना किसी को तो आना होगा, तो वहीं पे एंट्री होता है राष्ट्रपति जी का, तो वही कहलाता है राष्ट्रपति शासन। यानी जब किसी राज्य में उस राज्य को संचालन करने के लिए यानी चलाने के लिए कोई व्यक्ति या कोई दल नहीं होता है, तो उस पे जो है राष्ट्रपति जी का अधिकार हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य को चलाते हैं, जो कहलाता है राष्ट्रपति शासन। बात सिंपल है, बात खत्म होता है। क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियां बताइए। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियां, एगो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राज्यसभा में कितने वर्ष तक जो है लोग रहते हैं, तो 6 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, आप प्रत्येक 2 साल पे जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों को लिखें। राज्यसभा की जो है 2 विशेष शक्तियां निम्नलिखित है। पहला का लिखिएगा, तो पहला है भाई कि संसद को कानून बनाने की अनुमति देना, और दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की स्वीकृति देना। ठीक है, मतलब संसद में कोई कानून पास हुआ तो संसद से पास नहीं हो जाएगा,
उसको जो है जा करके राज्यसभा में भी पास करवाना होगा, तब वो कानून लागू होगा। ठीक है, तो संसद के कानून को जो है पास करना राज्यसभा का पहला काम, और दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की स्वीकृति देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और यही प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में जनता की ओर से निर्णय लेते हैं, इसीलिए जो है लोकतंत्र का प्रतिनिधि शासन करता है। अरे सिंपल सी बात है, हमनी के विधायक चुनते हैं और हमनी के सांसद चुनते हैं, अब वही लोग तो जाके सरकार बनाते हैं, तो वही लोग जो है सरकार चला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि ही चला रहे हैं? आप क्या कहेंगे इसका आंसर कि लोकतंत्र को प्रतिनिधि का शासन क्यों कहा गया है? लोकतंत्र का प्रतिनिधि का शासन इसलिए कहा गया है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जैसे विधानसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का, और वही लोग जो है सरकार चलाते हैं, इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा गया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है बाबू कि चुनाव आयोग के 4 को काम बताइए। नहीं बता दीजिएगा जी। चुनाव आयोग के पहला काम है चुनाव करवाना, दूसरा काम है वोटर आई कार्ड बनाना, तीसरा काम है आचार संहिता लगवाना, चौथा काम है चुनाव को निष्पक्ष करवाना। ये नहीं कि कोनो के वोट दे के जितवा दे, कोनो के हरवा देवे। तो ये सब 4 को काम है चुनाव आयोग का। 73वां संविधान संशोधन क्या था बाबू? 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज्य व्यवस्था से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज्य व्यवस्था को जो है ग्राम पंचायतों से जोड़ना। ठीक है, अब पंचायती राज्य व्यवस्था जब हुआ तो इसके तहत ही जो है लोग जो है क्या बोलते हैं, गांव में आपका जो है मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, ये सब जो है बनने लगा सब। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन क्या था? 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित था, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है बाबू कि निवारक निरोध शब्द क्या है? कभी आप सुने हैं निवारक निरोध शब्द? आइए सुनाते हैं। निवारक निरोध शब्द का जो है अर्थ है किसी व्यक्ति को संभावित अपराध को रोकने से पहले उसे हिरासत में ले लेना। निवारक निरोध का है, जैसे आप पर जो है, मतलब आपके घरे बंदूक है, मान लेवेला है, और तोर घरे नहीं है तो मान के चलो हमर घरे है। ठीक है, तो हमर घरे बंदूक है, हमर आस पड़ोसी वाला जा करके जो है थाना में कह दिया कि देखा ने सनिया भी बंदूक है आ उ हमरा गोली मारेला 10 दिन से कही थे, तब पुलिस हमरा आएगा आ शक के आधार पर जो है हमरा पकड़ के ले जाएगा। तो हमरा अपराध करे से पहला ही हमरा पकड़ लिया, मतलब गोलियों नहीं मारे और हमरा पकड़ लिया, तो वो कहलाता है निवारक निरोध है। यानी निवारक निरोध का मतलब है कि किसी व्यक्ति को कोई गलत काम करने से पहले ही उसको हिरासत में ले लेना निवारक निरोध शब्द कहलाता है। और ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, मतलब देश में जो है सुरक्षा बनल रहे इसके लिए जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता ये है कि सभी धर्मों को जो है समान मानना और सभी धर्मों को जो है समान अधिकार देना और सभी धर्मों को जो है एक दूसरे के साथ जो है बंधुत्व मीन्स भाईचारे के साथ रहना। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता मतलब कि कोई देश है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, सभी धर्मों को जो है समान माना गया है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी धर्म जो है अपना सकता है, तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता है। जैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं? आइए क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधा को बताइए। अच्छा बताइए जी, राष्ट्र निर्माण मतलब पीछे हम लोग पढ़े हैं, राष्ट्र निर्माण मतलब कि देश धीरे धीरे तरक्की करता है, उसी को राष्ट्र निर्माण कहते हैं। अब राष्ट्र निर्माण होखे में कौन कौन सी बाधा है? तो पहला बाधा है कि लोगों को शिक्षा कम दी जा रही है, मतलब लोग अशिक्षित हैं। पहला कारण क्या है? लोग अशिक्षित हैं।
दूसरा है कि लोगों को उनके अधिकार के बारे में नहीं मालूम है। तीसरा है कि लोगों में असमानता फैली हुई है। असमानता मतलब तू नीचा जाति के है, तू नीचे धर्म के है, तू गरीब है, तो ये असमानता फैली हुई है। और चौथा बताइएगा कि यहाँ पे जो है लोगों को सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए कि समाज में हम लोगों को कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, तब जो है राष्ट्रीय जो है राष्ट्र का निर्माण जो है अच्छा से हो सकेगा। आपसे कहेगा कि राष्ट्र निर्माण के जो है बाधा काची है, तो कहिएगा कि लोगों को आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मतलब जो है शिक्षा का प्रसार जो है। दूसरा आर्थिक असमानता, तीसरा सामाजिक सद्भाव और चौथा लोकतांत्रिक संस्था। ये जो है 4 गो बाधा है। ठीक है, क्वेश्चन है साधारण एवं विशेष बहुमत में क्या अंतर है। एक बार सुने थे, एक बार बीजेपी जो है जब 2014 में जो है सरकार बनी थी, 14 में या 19 में, हाँ 19 में जब सरकार बनी थी, तो उस समय उसके पास जो है बहुमत कुछ ज्यादा ही था। अब बहुमत से समझिएगा का, मान के चलिए कि इस पूरा जो है मानेला है कि 500 जो है सीट है। आप 500 में से जो है 2 गो आधा करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। तो कम से कम 251 गो सीट जो भी जीत गया ओकर सरकार बन गया, तो इसको कहते हैं हम लोग साधारण बहुमत। जितना चाहिए था उतना वो जीता। लेकिन एक के बारी एगो पार्टी जो है 400 सीट जीत गया, तो वो कहलाता है साधारण से विशेष बहुमत कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत में क्या अंतर है। तो साधारण बहुमत में उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण समर्थन होता है, लेकिन विशेष बहुमत में अधिक कड़े मानदंड होते हैं। संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में विशेष बहुमत आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलिए ये जो है आप समझ गए। आइए नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। इकहरी नागरिकता मतलब एगो व्यक्ति को किसी एक देश की नागरिकता प्राप्त हो, उसे इकहरी नागरिकता कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को सिर्फ भारत की ही नागरिकता प्राप्त है। आप इंग्लैंड और अमेरिका में जाके नहीं रह सकते हैं क्योंकि आपके पास इकहरी नागरिकता है। लेकिन बहुत सारा भारत में ऐसा आदमी है सब जो दोहरी नागरिकता लेके बैठा हुआ है। मतलब वो भारत में भी रह सकता है, अमेरिका में भी रह सकता है, भारत में भी रह सकता है, इंग्लैंड में भी रह सकता है। मतलब जब 2 गो देश के नागरिकता आपको प्राप्त हो तो उसे दोहरी नागरिकता कहेंगे। एक देश की जब नागरिकता आपको प्राप्त होती है तो उसे हमनी के एकहरी नागरिकता कहते हैं। बात समझे। आइए क्वेश्चन है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। एकदम आसान है, बउआ वाला है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वह निर्वाचन प्रणाली है जिसमें मतदाता अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों को क्रम देता है। इससे अल्पसंख्यक वर्गों और प्रतिनिधि सुरक्षित होते हैं और चुनाव अधिक न्याय संगत बनते हैं। उदाहरण से समझिए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है का, तो हमनी के जो है के गो वोट डालते हैं, एक के को वोट डाल सकते हैं, तो उसी को तो कहते हैं एकल संक्रमणीय मत। यानी व्यक्ति के पास जब एगो वोट डालने का अधिकार हो, अपने मनपसंद सदस्यों को चुनने का अधिकार हो, तो उसे हम लोग कहेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बच्चा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है कि भारत की विदेश नीति के सैद्धांतिक आधार क्या है। तो देखिए, भारत जब कोनो विदेश के साथ जो है कोई समझौता करता है तो एक आधार सिंपल सा है। पहला का है तो पंचशील आधार है, पंचशील सिद्धांत है। पंचशील मतलब 5 गो नियम बनाया है। मतलब भारत किसी भी विदेशी देश मतलब देश के साथ है जब समझौता करेगा तो 5 गो नियम उसको समझाएगा। क्या समझाएगा कि गुट निरपेक्षता होनी चाहिए तुम में, दूसरा कि पूरा विश्व में शांति होनी चाहिए, तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, और चौथा संप्रभुता का सम्मान हो, और पांचवा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद हो। ठीक है, यानी भारत किसी भी देश के साथ मिलता है या समझौता करता है तो ये 5 गो नियम बताता है कि तुम में गुट निरपेक्षता हो। गुट निरपेक्षता मतलब समझते हैं, पीछे पढ़े हम लोग
गुट निरपेक्षता का मतलब है कि आप सैन्य संगठन में शामिल नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात, आप विश्व में शांति बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता होनी चाहिए, विश्व में शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका कोनो दूसर देश के साथ लड़ाई चल रहा है तब भारत आपसे समझौता करेगा, नहीं, भारत का ये नियम नहीं है। आप विश्व में शांति बना के रखिएगा तब भारत उससे जुड़ेगा। बात समझ गए? तब भारत के विदेशी नीति के जो है पंचशील सिद्धांत हैं, गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब एक देश दूसरे देश का सहयोग कर सके, संप्रभुता सम्मान, यानी आप अपने संविधान का सम्मान करेंगे, हम अपने संविधान के अनुसार चलेंगे। उसके बाद उपनिवेशवाद, मतलब एक दूसरे देश में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 गो समझौता होता है तब भारत किसी देश के साथ जुड़ता है। क्वेश्चन है विधेयक का होता है। आज जो है निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री जो है विधेयक पेश की है संसद में, जिसमें दारू को महंगा कर दिया गया है और कपड़ा, जूता, मोजा ये सब को सस्ता कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि विधेयक क्या है, वो समझिए। विधेयक क्या है? तो जब साल भर का बजट संसद में पेश किया जाता है कि सरकार कितना खर्चा की है, सरकार के पास कितना पैसा था, कितना अभी बचा करके रखी है, और आगे जो है कितना करेगी, तो उसी को हमनी के कहते हैं विधेयक। बात समझ में आ रहा? जैसे हमनी के 100 रुपया मम्मी देती है तो पूछती है ना, बेटा कहाँ खर्चा किया, का किया, अभी तुम्हारे पास बचल है कि नहीं बचल है। तो वैसे ही जो है सरकार को भी संसद में जाके जवाब देना पड़ता है कि हमने भारत के विकास में इतना पैसा लगाया, हम जो है इतना पैसा मेरे पास था, इतना लगा दिए, इतना बचल है, और आगे जो है हमें इतना चाहिए, इतना लगाने के लिए। बात समझे? तब विधेयक क्या है? तो विधेयक वह प्रारूपित प्रस्ताव है जिसे संसद या विधानमंडल में कानून बनाने के उद्देश्य से जो है प्रस्तुत किया जाता है। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है, तब वह अधिनियम या कानून बन जाता है। ठीक है जी। अब विधेयक जो है समझ गए। तब गुट निरपेक्षता और तटस्थता में का अंतर है जी? अभी हम लोग जो है समझे हैं तब बता सकते हैं कि सर गुट निरपेक्षता एक सक्रिय विदेश नीति है। देश किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन तटस्थता का है तो युद्धकालीन स्थिति है, और ये गुट निरपेक्षता अस्थायी नीति होती है, जबकि तटस्थता जो है एक अस्थायी नीति है। आप अंदर बता सकते हैं कि नहीं? एग्जाम में कैसे लिखेंगे? गुट निरपेक्षता और तटस्थता में जो है निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ गुट निरपेक्षता, एक तरफ तटस्थता, बीच से लाइन पार देंगे। गुट निरपेक्षता में क्या लिखेंगे कि गुट निरपेक्षता एक सक्रिय जो है विदेश नीति है। तटस्थता में क्या लिखेंगे कि तटस्थता जो है युद्धकालीन स्थिति में अपनाई जाती है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? गुट निरपेक्ष में जो है किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना होता है। तटस्थता में क्या लिखेंगे कि इसमें युद्ध करल जाता है तो शामिल होने नहीं जाता है। और तीसरा लिखेंगे कि गुट निरपेक्ष में जो है अस्थाई नीति होती है, लेकिन तटस्थता में कोई अस्थाई नीति नहीं होती है, मतलब अस्थाई नीति होती है। ठीक है, आइए न्यायिक पूर्वालोकन से जो है आप क्या समझते हैं? न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब होता है बच्चा जी कि वह शक्ति जिसके अंतर्गत न्यायिक संसद और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आज जो है संसद में वो नया बिल पास हुआ। आप भी सुने होंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी का है, यूजीसी है भाई एक बिल है जिसमें जो है क्या बोलते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में जो है छोटे जाति के जो है लोगों के साथ जो है बड़े जाति के लोग जो है क्या करते थे, तो उनके साथ टॉर्चर करते थे। तो उसी के खिलाफ एगो बिल बनाया गया जो संसद से जो है ठीक है पास हो गया। तो लोगों ने विरोध किया और अब उस पर रोक भी लग गया है। तो आखिर होता क्या है? तो ये न्यायिक पूर्वालेखन वही चीज है कि जब कोई बिल या कोई योजना संसद में पास हो जाता है, तो संसद से पास होने के बाद यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति होती है तो वो जो है न्यायालय के पास जाता है, और न्यायालय इस पे जो है एक बार पुनः विचार करता है। उसी को न्यायिक पूर्वालोकन कहा जाता है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में अंतर बताइए।
देखिए, एक ध्रुवीयता जो है विश्व की शांति के लिए है, विश्व के शांति के लिए एक ही राष्ट्र में केंद्रित होती है, जबकि बहुध्रुवीयता जो है कई शक्तिशाली राष्ट्र वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। दूसरा, बहुध्रुवीय व्यवस्था अधिक संतुलित है और एक ध्रुवीयता जो है कम संतुलित है। तो ये अंतर लिख सकते हैं कि एक ध्रुवीयता और बहुध्रुवीयता में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ एक ध्रुवीयता और एक तरफ बहुध्रुवीयता। एक ध्रुवीयता में क्या लिखेंगे कि ये विश्व शक्ति एक ही राष्ट्र के हाथ में होती है, लेकिन बहुध्रुवीयता में विश्व शक्ति जो है बहुत सारे राष्ट्रों के बीच में होती है। एक ध्रुवीयता जो है कम अस्थाई है, लेकिन बहुध्रुवीयता जो है बहुत ज्यादा अस्थाई है, मतलब संतुलित है। ठीक है, आइए, स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्थानीय स्वशासन जो है उस स्वशासन व्यवस्था को बोला जाता है जिसमें गांव, नगर, जिला, चुनी हुई संस्थाओं स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना होता है, जन भागीदारी बढ़ाना होता है। एग्जाम्पल से समझिए स्थानीय स्वशासन क्या होता है। जैसे गांव या शहर में जो है मारा पीटी हुआ, भाई भाई में जमीन के बंटवारा हुआ, तो इस सब मामला को सुलझाने के लिए जो है गांव में, शहर में मुखिया, वार्ड पार्षद, ये सब बनाया गया है। इन्हीं सब को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी अगर सिंपल भाषा में पूछे कि स्थानीय स्वशासन क्या है, तो गांव, नगर, शहर के समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय जो स्वशासन बनाई गई है, शासन बनाई गई है, उसी को जो है हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे है कि एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य या स्थानीय सरकारें केंद्र के अधीन कार्य करती है। इस व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति केंद्रीकृत होती है। एकात्मक व्यवस्था से आप यही समझिए कि वैसी व्यवस्था जिसमें सारा पावर जो है केंद्र सरकार के पास होखे, प्रधानमंत्री के पास होखे, राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास नहीं, उसी शक्ति को जो है हमनी के बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था से हम यह समझते हैं कि सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार जो है सभी चीजों पर निर्णय ले सकती है, फैसला सुना सकती है, तो उसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता से हम यह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाने के लिए, किसी भी टॉपिक पे कुछ बोलने के लिए या कहीं पे अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे ही हम लोग स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब समझ गए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में सोचने, बोलने, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी स्थान पे रहने के लिए स्वतंत्र हो, तो उससे ही हम लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे जी कि नस्लवाद से आप क्या समझते हैं? नस्लवाद क्या होता है? नस्लवाद होता है कि किसी व्यक्ति को जो है उसके रंग के आधार पे बांट देना, उसके जो है जन्म के आधार पे, उसके भाषा के आधार पे बांट देना, यही जो है नस्लवाद है। जैसे साउथ अफ्रीका में जो है गोरे और काले लोगों के बीच जो है हमेशा जो है लड़ाई होते रहता है, तो वहां पे नस्ल का ही जो है कारण है। ठीक है, तो आप समझिएगा नस्लवाद वह विचारधारा है जिसमें किसी विशेष नस्ल और श्रेष्ठ अन्य नस्लों को हीन माना जाता है। इसके कारण भेदभाव, शोषण, सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है। ठीक है, नस्लवाद क्या है? तो रंग के आधार पे, धर्म के आधार पे जब व्यक्तियों को बांट दिया जाता है तो वही नस्लवाद कहलाता है, जिससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है, समाज में शोषण होता है। क्वेश्चन है कि शाह जांच आयोग क्या है? शाह जांच आयोग जो है बच्चा जी 1977 में आपातकाल के दौरान हुई दुरुपयोगों की जांच के लिए जो है की गई थी। इस आयोग का उद्देश्य था नागरिक अधिकारों के उल्लंघन और सरकारी जातियों की जांच करना। शाह आयोग क्या है?
शाह आयोग जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। शाह आयोग का काम था कि नागरिक के अधिकारों और उल्लंघन को जांच करना, कि नागरिक के पास कितने अधिकार हैं और नागरिक किन किन चीजों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कौन कौन नियमों को नहीं वो जो है मान रहा है। ठीक है, समझ गए। शाह जांच आयोग जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और शाह जांच आयोग जो है काहेला था, तो नागरिकों के जो है अधिकारों की जांच करना और वो क्या उल्लंघन कर रहे हैं उसी के बारे में जांच पड़ताल करना। और ये आपातकाल के दौरान, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उस समय जो है जांच किया गया था। अब कोई कर ही नहीं सकता है, भारत में तो खास कर नहीं। आपातकाल के नतीजे बताइए। आपातकाल जब लगल था भाई, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1971 में, मतलब इसी के आसपास में लगल था, 1971-72 के आसपास में, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपातकाल जब लगल था तो उसका नतीजा क्या हुआ? तो आपातकाल के नतीजा हुआ कि नागरिक की स्वतंत्रता का हनन हो गया, मतलब नागरिक स्वतंत्र नहीं रहे। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता जो है खत्म हो गई, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है कमजोर हो गई। इसके बाद जनता में राजनीति जागरूकता बढ़ी। ठीक है, आपातकाल के जो है क्या नतीजे निकले? तो लोगों के अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए, लोगों प्रेस की जो स्वतंत्रता थी मीडिया वाला, उस सब का जो है खत्म कर दिया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो है कमजोर कर दिया गया, और इसके बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी कि नहीं, नया सरकार बनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है जिला परिषद के गठन को जो है संक्षेप में लिखें। अच्छा, जिला परिषद का गठन कैसे होता है बताइए। तो जिला परिषद का गठन ग्राम पंचायत राज्य व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद जिले के विकास और योजना और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करती है। जैसे देखिए जिला परिषद का गठन कैसे होता है। जिला परिषद का गठन होता है, गांव में लोग चुनाव करवा, मतलब गांव के लोग जो है जिला परिषद के सदस्यों को जो है वोट डाल के जितवाते हैं, और ये जीते हुए लोग जो हैं अपने जिला के विकास कैसे करना है, अपने जिला को जो है आगे कैसे बढ़ाना है, इस सब के बारे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है भागीदारी करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि बताइए संघात्मक राज्य की मुख्य विशेषता बताइए। संघात्मक राज्य मतलब यही समझिए केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो संघात्मक राज्य की प्रमुख विशेषता है कि शक्तियों का केंद्र राज्यों में विभाजन, शक्तियों का केंद्र जो है संघात्मक राज्य में क्या होता है कि शक्तियों का केंद्र और राज्यों में विभाजन होता है, मतलब केंद्र सरकार भी राज करती है और राज्य सरकार भी राज करती है। ठीक है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, और द्विसदनीय विधायिका होती है। भारत एक संघात्मक राज्य है। ठीक है, संघात्मक राज्य की जो है विशेषता बतावेला है। आप बता सकते हैं कि संघात्मक राज्य की विशेषता जो है होती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बांटा हुआ रहता है, विभाजन किया हुआ रहता है। संघात्मक राज्य में वो लिखित संविधान होता है। संघात्मक राज्य में न्यायपालिका होती है और सभी लोग संविधान के अनुसार चलते हैं। वही संघात्मक राज्य है, जैसे भारत भी एक संघात्मक राज्य है। ठीक है, क्योंकि भारत के पास लिखित संविधान है, भारत में राज्य सरकार भी होते हैं, केंद्र सरकार भी होते हैं, भारत में संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है कि नहीं। सामाजिक न्याय क्या है? देखो, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि सरकार कोई भी संपत्ति या संसाधन बांटेगी तब बिना किसी जाति पाति को देखे हुए सब में समान रूप से बांटेगी, तो उसे आर्थिक न्याय कहेंगे। वैसे ही है सामाजिक न्याय कि समाज में रहने वाले सभी धर्म जाति लोगों को समान अधिकार दिया जाता है, तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। ठीक है, किसी भी लोग को जो है विभेद नहीं किया जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जब समान अधिकार दिया जाता है तो उसे जो है हम के कहते हैं का
क्या कहते हैं लड्डू, तो उसे हमने के कहते हैं सामाजिक न्याय। देखिए एगो पीछे था संघात्मक राज्य, तो संघात्मक राज्य का विशेषता आपने जाना, लेकिन यहाँ है संघ शासित प्रदेश। हम वहां पे बोल दिए थे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वो गलत था। इस संघ शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र होते हैं जिनका प्रशासन केंद्र सरकार सीधे करती है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि उपराज्यपाल होते हैं और प्रशासक शासन करता है। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके उदाहरण हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत में फिलहाल 9 गो है, पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? केंद्र शासित प्रदेश वैसे राज्यों को कहा जाता है जिसका डायरेक्ट शासन जो है केंद्र सरकार करती है, और उस राज्य में राज्यपाल नहीं होता है, उपराज्यपाल होता है, ठीक है। और उसमें जो है जो भी क्या बोलते हैं उसको, तब प्रतिनिधि जो होता है वो उपराज्यपाल होता है और प्रशासक जो है शासन होता है, ठीक है। और इसके उदाहरण हैं दिल्ली हो गए, चंडीगढ़ हो गए, पुडुचेरी हो गया, बहुत सारे हैं, 9 गो है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां लिखें। बताइए जी, स्वतंत्रता के बाद भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां आई? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पहली चुनौती आई राष्ट्रीय एकता की, कि लोग जो हैं, एक मुस्लिम धर्म कह रहा था कि हम अलग राज्य बनाएंगे, तो पाकिस्तान अलग हो गया। हिंदू धर्म जो है अलग बनाया तो भारत अलग हो गया। तो स्वतंत्रता के बाद जो है राष्ट्रीय एकता एगो समस्या आया। दूसरा आया आर्थिक विकास का, भारत कमजोर होते जा रहा था पैसा की दृष्टि से, तो ये भी एक समस्या था। गरीबी बढ़ी, अशिक्षा बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा, शरणार्थी समस्या यानी लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते थे घूमने के लिए। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसी अनेक चुनौतियां रहीं, ठीक है। तो जब स्वतंत्रता भारत को मिली तो ये सब चुनौतियां आई। कौन कौन सी? राष्ट्रीय एकता का आया, उसके बाद जो है आर्थिक विकास का आया, गरीबी का आया, उसके बाद जो है बेरोजगारी का आया, बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखें। देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखें। क्या लिखेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं विश्व शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना और मानव अधिकारों की रक्षा करना और विवादों को शांतिपूर्वक समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ भी इंग्लिश में बोलते हैं, यूएनओ, ठीक है। तो उसका मेन, संयुक्त राष्ट्र संघ एगो संगठन है जिसका काम ही है पूरा विश्व में शांति बनी रहे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, मतलब एक देश दूसरे देश की सहयोग करे। तीसरा है कि मानव के जो भी अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखना है, और उसके बाद जो भी विवाद एक दूसरे देश में हो तो उसको शांतिपूर्वक निपटारा है, ये नहीं कि बम बारूद मार के, ठीक है। तो ये जो है उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है बहुत सारे अंग हैं, जैसे यूनेस्को, यूएनडीपी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनएचसीआर, यूएनडीपी, इस सब के फुल फॉर्म कहेगा लिखने के लिए। तो फुल फॉर्म कभी कभी इंग्लिश में लिखने के लिए कहता है, कभी कभी हिंदी में। तो देखिए यूनेस्को के फुल फॉर्म का होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक। यूएनडीपी के क्या होता है जी? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक होता है या वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है, ठीक है। यूएनडीपी के क्या है? तो यूएनडीपी के समझिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म का होता है संयुक्त राष्ट्र वाला कोष। डब्ल्यूएचओ का क्या होता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएनएचसीआर के फुल फॉर्म का होता है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। और यूएनपी का जो है क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये जो लिखे हैं इसका इंग्लिश में भी जो है यूट्यूब गूगल से सर्च करके जो है आप लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चा जी। क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के कारण बताइए। आपको पता है कारगिल युद्ध हुआ था 1999